नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ शुक्ला और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट सोशियोलॉजी। मैं आया हूँ लेकर के आपके लिए हाल ही में हुआ छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित पेपर, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए हुआ था 6 नवंबर 2020 को। हम लेकर के आए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले उसकी अनऑफिशियल आंसर की। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। ये प्रश्न आपके लिए मैं आशा करता हूँ लाभप्रद सिद्ध होंगे। आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अगर कुछ प्रश्नों पर डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ, जो कि है मास्टर्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट पुस्तक किसने लिखी है। मास्टर्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों, मास्टर्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट जो पुस्तक है वो लेविस कोजर के द्वारा लिखी गई है। लेविस कोजर इसके लेखक हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वह शोध जो वास्तविक और सामाजिक जीवन की समस्याओं का विश्लेषण करने, उन्हें हल करने पर ध्यान केंद्रित करता है, कहलाता है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारा नैदानिक अनुसंधान, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च का मतलब होता है नैदानिक अनुसंधान, जो कि किसी वास्तविक जीवन से जुड़ी समस्या के समाधान के लिए हम करते हैं, उसे नैदानिक अनुसंधान कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? संज्ञानात्मक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आपका लुई ड्यूमा हो जाएगा। लुई ड्यूमा इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक कथन है, आदमी धर्म को बनाता है, धर्म आदमी को नहीं। यह कथन किस विचारक से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसका जो सही आंसर है वो हमारा कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स का मानना था कि आदमी धर्म का बनाता है, ना कि धर्म आदमी को। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न हमारा है कि बीएस गुहा द्वारा प्रजातीय समूहों का किया गया वर्गीकरण सर्वाधिक आधिकारिक और सबसे व्यापक रूप में मान्यता प्राप्त है। उनके द्वारा भारत की जनसंख्या में कितने प्रजातीय तत्वों की पहचान की गई है? हमें बताना है कि बीएस गुहा के द्वारा जो प्रजातीय वर्गीकरण किया गया है उसमें कितने प्रजातीय तत्वों के बारे में बताया गया है। इसका जो सही आंसर है वो 6 हैं। 6 प्रजातीय तत्वों का के बारे में बताया है बीएस गुहा ने। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो किस और कौन कौन से वर्गीकरण हैं जिनके बारे में बीएस गुहा ने बताया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और जो है जनरीतियाँ समाज में मान्यता प्राप्त अथवा स्वीकृत व्यवहार की प्रणालियाँ हैं। फोकवेज के बारे में बात की गई है। जनरीतियाँ समाज में मान्यता प्राप्त अथवा स्वीकृत व्यवहार की प्रणालियाँ हैं, किसने परिभाषित किया? इसका जो सही उत्तर है वो मकीवर है, रॉबर्ट मॉरिसन मकीवर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञानों में उद्विकास का विचार कहाँ से आया? सामाजिक विज्ञानों में उद्विकास का, इवोल्यूशन का विचार कहाँ से आया? आपके ऑप्शन है प्राकृतिक विज्ञानों से, जैविकीय उद्विकास सिद्धांतों से, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों से, या फिर पर्यावरण के सिद्धांतों से। तो जो इसका सही उत्तर है हम सभी जानते हैं, यह है जैविकीय उद्विकास के सिद्धांतों से। जैविकीय उद्विकासीय सिद्धांतों से ये सामाजिक उद्विकास का विचार आया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा एक पुस्तक है, बहुत ही आसान, आप सभी को पता है। कास्ट, क्लास एंड पावर पुस्तक किसने लिखी है? कास्ट, क्लास एंड पावर पुस्तक किसने लिखी है? आर.के. जैन, दीपांकर गुप्ता, एस.सी. दुबे या फिर आंद्रे बेते? बिल्कुल सही। इसका जो सही जवाब है वो आंद्रे बेते है। आंद्रे बेते ने कास्ट, क्लास एंड पावर पुस्तक लिखी थी। वेवेरियन अप्रोच को फॉलो करते थे ये। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस भारतीय समाजशास्त्री को पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया है? पद्म भूषण सम्मान से किस समाजशास्त्री को नवाजा गया है? आपके ऑप्शन हैं वाई सिंह यानी योगेंद्र सिंह,
वीडी डिसूजा, एससी दुबे या फिर आंद्रे बेते? जो इसका सही आंसर है वो आंद्रे बेते है। आंद्रे बेते को पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया था अपने विशिष्ट कार्य के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किसके द्वारा कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी गई है? आपके ऑप्शंस हैं कुक, पार्सन्स, गोल्डर या फिर मर्टन। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है हमारा गोल्डर। गोल्डनर के द्वारा कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि है कल्चर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की संस्कृति का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? बहुत ही कई बार नेट के पेपर में भी पूछा गया है और कई बार MPYQs भी हैं, तो इसलिए कल्चर ऑफ पॉवर्टी का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? हालांकि हमने इसे अपने MCQ सीरीज में भी प्रैक्टिस किया था। इसका जो सही उत्तर है वो ऑस्कर लेविस है। ऑस्कर लेविस ने कल्चर ऑफ पॉवर्टी की बात करी है, कल्चर ऑफ पॉवर्टी के बारे में बताया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये प्रश्न थोड़ा आपके GS नॉलेज को चेक करता है। प्रश्न है कि हिंदू मान्यता के अनुसार बद्रीनाथ मंदिर, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, के महापंडित देश के किस भाग से आते हैं? हिंदू मान्यता के अनुसार जो बद्रीनाथ मंदिर है उत्तराखंड में, उसके महापंडित देश के किस भाग से आते हैं? इसका जो सही उत्तर है वो हमारा दक्षिण हो जाएगा। दक्षिण के नंबूदरी ब्राह्मण हैं, आप याद कर सकते हैं। दक्षिण में नंबूदरी ब्राह्मण जो होते हैं वही उस मंदिर की पूजा के लिए रखे जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, यांत्रिक एकता डैश तरह की एकता है? मैकेनिकल सॉलिडेरिटी किस तरह की एकता है ये हमें बताना है। आपके ऑप्शन है इंटीग्रेशन, सेगमेंटेशन, एप्लीकेशन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि मैकेनिकल सॉलिडेरिटी या यांत्रिक एकता में इंटीग्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, द्रविडियन किनशिप व्यवस्था ने किस समाजशास्त्री को आकर्षित किया है? अच्छा प्रश्न है। द्रविडियन किनशिप व्यवस्था ने या द्रविडियन नातेदारी व्यवस्था ने किस समाजशास्त्री को आकर्षित किया है? इनकी बुक है द्रविडियन किनशिप और जो सही नाम है वो है थॉमस रॉबर्ट ट्राउटमैन। थॉमस रॉबर्ट ट्राउटमैन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी आपके GS पोर्शन को टच करता हुआ है कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? वर्ण व्यवस्था के बारे में ऋग्वेद में किस मंडल में बात की गई है ये आपको बताना है, जिसका जो सही उत्तर है वो है 10वें मंडल में। 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है ऋग्वेद में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आपके ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा का स्पीकर। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है हमारा भारत का प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की बैठक की अध्यक्षता करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा कॉलोनियल विद्वान टेक्सचुअल एनालिसिस ऑफ इंडियन कल्चर से जुड़ा हुआ है? ये प्रश्न इसलिए ऐसे लिखे गए हैं क्योंकि पेपर में इन्हें ऐसा ही लिखा गया था। निम्न में से कौन सा कॉलोनियल विद्वान टेक्सचुअल एनालिसिस ऑफ इंडियन कल्चर से जुड़ा हुआ है? यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर पेपर में भी, जहाँ तक मुझे पता है, पेपर में भी शायद मिसप्रिंट हुआ होगा, क्योंकि इसका जो सही जवाब होगा वो विलियम जोन्स होगा, जिनके द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी और उन्होंने ही सबसे पहले इसका सही जवाब इसीलिए विलियम जोन्स हो सकता है, लेकिन इन्होंने जेम्स लिखा है, इस वजह से थोड़ा कन्फ्यूज़न है। अगर आपको इसका सही उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। बाकी जितना कि हमने पढ़ा है उसके हिसाब से इसका सही उत्तर विलियम जोन्स होना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, असम का प्रसिद्ध द्वीप मजोली
किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? असम का प्रसिद्ध द्वीप मजोली किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है टेराकोटा, मास्क, वीविंग या इनमें से कोई नहीं। वीविंग ही लिखा गया था पेपर में। इसका जो सही उत्तर है वो मास्क है, जो कि असम में एक विशेष प्रकार की द्वीप है, वहां पर एक अजीब किस्म का मास्क बनाया जाता है। अभी हाल ही में एक वेब सीरीज भी आई थी, उसमें उस मास्क के बारे में बताया गया था। असुर नाम था उस वेब सीरीज का, आप चाहें तो उसमें देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा वेरी लोकल निवास से आप क्या समझते हैं? वेरी लोकल निवास से आप क्या समझते हैं? इसको जब आपने परिवार पढ़ा था हमारी वीडियोस में, जिसमें कि मैट्री लोकल, पैट्रीलिनियल, मैट्रीलिनियर, बाकी सारी चीजें थी, उसी में वेरी लोकल निवास भी था। तो वेरी लोकल निवास से आप क्या समझते हैं? आपके ऑप्शन है नवविवाहित जोड़े का घर, चाचा का घर, दुल्हन का घर या फिर नन ऑफ दीज। इसका जो सही जवाब है वो आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। वेरी लोकल निवास क्या होता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? आपके ऑप्शन है 1986, 1988, 1989 या फिर 1991। इसका जो सही जवाब है वो हमारा 1989 है। 1989 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम पारित हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कि आर.के. मर्टन के अनुसार निम्न में से कौन विज्ञान की महत्वपूर्ण विशेषता है? आर.के. मर्टन के अनुसार निम्न में से कौन विज्ञान की महत्वपूर्ण विशेषता है? इसके ऑप्शन है सिंथेसिस, थ्योरी, रैशनैलिटी या फिर स्केप्टिसिज्म। इसी तरह से आपका जो प्रश्न पत्र आया है उसमें भी इसी तरीके से लिखे हुए हैं आपके विकल्प। इसका सही जवाब हो जाएगा स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म इसका सही जवाब है। स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है संशयवाद। तो विज्ञान की जो वैज्ञानिकता है वो इस बात में है कि इसमें समय समय पर सुधार की गुंजाइश होती रहती है, जिसको कि कई बार हम लोग फाल्सिफिकेशन के सिद्धांत से भी समझ सकते हैं, मिथ्याकरण का सिद्धांत जिसको हम लोग कहते हैं। तो विज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसको झुठलाया जा सकता है, क्योंकि इसमें सुधार की गुंजाइश है। हमने कई सारी चीज़ें देखी हैं, कई सारे मॉडल्स पढ़े हैं, फिर चाहे वो हमारे रसायन विज्ञान से जुड़े हों या फिर भौतिक विज्ञान से, सभी में हमेशा सुधार की गुंजाइश की संभावना रहती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, औपचारिक रूप से वैश्वीकरण भारत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? औपचारिक रूप से वैश्वीकरण भारत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1991। हालांकि कई लोगों ने इसमें 1990 भी लगाया है, लेकिन ध्यान रहे कि 1990 में केवल नीति थी, लेकिन लागू जो हुआ है वो 1991 से हुआ है, जिसमें कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन तीनों चीज़ें जुड़ी हैं, जिसे हम लोग एलपीजी के नाम से भी जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न भी तारीखी प्रश्न है, जो कि है भारत सरकार द्वारा प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? भारत सरकार द्वारा प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? इसका जो सही उत्तर है वो 1993 है। 1993 में इस अधिनियम को पारित किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है। द कमार पुस्तक के लेखक कौन है? 100% आप सभी को पता होगा। द कमार पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है एस.सी. दुबे। एस.सी. दुबे द कमार पुस्तक के लेखक हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 6वीं अनुसूची देश के किस भाग में निवासरत अनुसूचित जनजातियों पर लागू होती है? 6th शेड्यूल की जब हम बात करते हैं तो वो देश के किस भाग में रह रहे अनुसूचित जनजातियों पर लागू होती है? इसका सही जवाब पूर्वोत्तर के राज्य हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट इंग्लिश में इसका विकल्प था। नॉर्थ ईस्ट का जो ऑप्शन है वो इसमें सही देखने को मिलता है।
नॉर्थ ईस्ट में जो जनजातियां रहती हैं उसके लिए छठी अनुसूची या फिर 6th शेड्यूल के बारे में उसमें बात की गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट संगठन या द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर बना हुआ है। बिल्कुल सही, इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा शहर में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से आज मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन है? जनसंख्या की दृष्टि से आज मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन है? आपके विकल्प हैं गोंड, कारेकू, भील या फिर बैगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो भील है। अभी आंकड़ा बदल गया है, नए डेटा के हिसाब से भील है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है डेहरेनडॉर्फ का संघर्ष सिद्धांत किस पर आधारित है? आप सभी ने पढ़ा होगा, राल्फ डेहरेनडॉर्फ जो कि मार्क्स के आलोचक भी हैं। डेहरेनडॉर्फ का संघर्ष सिद्धांत किस पर आधारित है? पूंजी के संबंधों पर, सत्ता के संबंधों पर, शक्ति के संबंधों पर या फिर संपत्ति के संबंधों पर? ये भी एमसीक्यू, ये भी हम लोगों ने अपने प्रैक्टिस सेट में लगवाया था। इसका सही जवाब हो जाएगा सत्ता के संबंधों पर। जिसका सही विकल्प हो जाएगा वो है सत्ता के संबंधों पर, जिसमें कि डेहरेनडॉर्फ आईसीए की अवधारणा भी देते हैं, इंपेरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन की, आदर्शतः समन्वित संघ जिसको हम लोग बोलते हैं। तो डेहरेनडॉर्फ का जो संघर्ष सिद्धांत है वो सत्ता के संबंधों पर आधारित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहली बार किसने यह अनुभव किया कि क्रिया की व्यवस्था में सामाजिक एकता का एक न्यूनतम स्तर आवश्यक है? पहली बार किसने यह अनुभव किया कि व्यवस्था में सामाजिक एकता का एक न्यूनतम स्तर आवश्यक है? इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, अधिकतर लोगों ने इसे दरखाइम लगाया है, लेकिन ये एज इट इज लाइन आपके इग्नू के जो पीडीएफ्स हैं जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको आसानी से मिल जाएंगे, उसमें एज इट इज लिखी हुई है। तो इसलिए ये जो सही कथन, इसका जो सही विकल्प है वो AR रेडक्लिफ ब्राउन का है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसने कहा कि नव प्रकारवाद कोई विकसित सिद्धांत नहीं है, यह तो केवल एक प्रकृति या झुकाव है? नव प्रकारवाद कोई नई सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह तो केवल एक प्रकृति या झुकाव है। आपके ऑप्शन हैं जे अलेक्जेंडर, SF नडेल, विल्फ्रेडो पेरेटो या फिर पीटर बर्जर। इसका जो सही उत्तर है, बिल्कुल सही, नव प्रकारवाद से जुड़ा हुआ एक ही नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, जेफरी C अलेक्जेंडर, जो कि पार्सन्स के प्रकारवाद की क्रिटिक करते थे और नव प्रकारवादी सिद्धांत के बारे में बात करते थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है पूंजीवादी समाजों को उदार पूंजीवाद, संगठित पूंजीवाद या फिर उत्तर पूंजीवाद के रूप में किसने विभाजित किया है? हमने अपनी लाइव लेक्चर सीरीज में ये पढ़ा हुआ है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा यूगेन हेबरमास हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एंथोनी गिडेंस ने अपनी किस पुस्तक में संरचनाकरण का सिद्धांत दिया है? एंथोनी गिडेंस अपनी किस बुक में स्ट्रक्चरेशन थियरी के बारे में बात करते हैं, संरचनाकरण का सिद्धांत? बहुत ही आसान सा सवाल है, हम लोगों ने इसे पढ़ा हुआ है अपनी लाइव लेक्चर सीरीज में। जो सही बुक का नाम है वो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी नामक पुस्तक में उन्होंने इस बारे में बात की है। अगला प्रश्न बहुत ही सरल है। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज पुस्तक किसने लिखी है? ये भी हमारे लाइव लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही विकल्प है मिशेल फूको। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है गेमेंशॉफ्ट या गेशेलसॉफ्ट शब्दावली का प्रयोग किसने किया है? यह भी हम लोगों ने टेलीग्राम पर पढ़ा हुआ था। गेमेंशॉफ्ट और गेशेलसॉफ्ट शब्दावली का प्रयोग किसने किया? इसका सही उत्तर है टॉनीज। फर्डिनेंड टॉनीज ने इस बारे में बात करी थी।
और समूहों को गेमेंशॉफ्ट और गेसेलशॉफ्ट में बांटा था। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन से विचारकों का समूह एलीट थ्योरी से जुड़ा हुआ है? एलीट थ्योरी से हमारा तात्पर्य अभिजन सिद्धांत से है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही समूह वो है जो कि अभिजन सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। पेरेटो, मोस्का, ग्रामसी, पेरेटो, माइकल्स और हसरेल, पेरेटो तथा मोस्का, या फिर मिल्स, माइकल्स और मोस्का। इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो पेरेटो तथा मोस्का हो जाएगा, क्योंकि मोस्का ने भी अभिजनों की बात करी और पेरेटो ने भी। पेरेटो की डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, बहुत ही डिटेल में उसमें हमने पूरा पेरेटो कवर किया है, लगभग 1 घंटे की वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पार्सन्स के संरचना प्रकारवाद के सभी सामाजिक क्रिया व्यवस्था के 4 आदर्शात्मक प्रकार कौन से हैं? पार्सन्स के अकॉर्डिंग जो कि बहुत ही चर्चित मॉडल है, इसमें पूछ रहे हैं AGIL मॉडल कौन से, आपको बस AGIL छांट करके बताना है। तो जिसके हिसाब से अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण एवं ढांचा को बनाए रखना। ढांचा को बनाए रखना से हमारा तात्पर्य पैटर्न मेंटेनेंस से है, जिसको कई बार हम लोग पैटर्न वेरिएबल भी कह देते हैं, जिसमें कि 4 पैटर्न वेरिएबल बताए हैं। पार्सन्स लाइव लेक्चर सीरीज में हमने पढ़ा था काफी डिटेल में। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा चौथा विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। फेनोमेनोलॉजी किस सुधारवादी विज्ञान का प्रत्यावर्तन है? मतलब किस विज्ञान का अपडेटेड वर्जन है कह सकते हैं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा सर्वचेतनवाद हो जाएगा, क्योंकि ये PYQ है जो कि छत्तीसगढ़ में ही एक बार पूछा गया था, तो उन्होंने इसका आंसर सर्वचेतनवाद ही माना है, तो इसलिए इसका उत्तर सर्वचेतनवाद हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह भी प्रश्न बहुत ही आसान है, इसको भी हम लोगों ने अपने पेरेटो की वीडियो में पढ़ा हुआ है। किस विचारक ने कहा हिस्ट्री इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एरिस्टोक्रेसी? या हिंदी में कहें तो किसने कहा कि इतिहास अभिजात वर्गों का कुलीन तंत्र है या कुलीन तंत्रों की कब्रगाह है? इसका जो सही आंसर है वो विल्फ्रेडो पेरेटो हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इकोनॉमी एंड सोसाइटी पुस्तक आप सभी जानते हैं, मैक्स वेबर। हमने मैक्स वेबर भी डिटेल लेक्चर में पढ़ा है अपने लाइव लेक्चर सीरीज के दौरान। अगली प्रश्न भी हमारे पुस्तक से ही है। मैन ऑफ आइडियाज किसकी बुक है? मैन ऑफ आइडियाज पुस्तक किसने लिखी है? इसका जो सही उत्तर है वो लेविस कोजर हो जाएगा। लेविस कोजर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है सारे, कोई भी बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं है। संस्कृति के भौतिक और अभौतिक तत्वों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? इसका जो सही जवाब है वो सांस्कृतिक विलंबना हो जाएगा। सांस्कृतिक विलंबना, कल्चरल लैग, जो कि ऑकबर्न का कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोग अपने प्रैक्टिस सीरीज में लगा चुके थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही मुश्किल सवाल है। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही विकल्प एमाइल डर्कहाइम हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह भी एक पुस्तक है, डिस्टिंक्शन पुस्तक किसने लिखी आप सभी ने पढ़ा है, और हमने लाइव लेक्चर सीरीज में जब हमने पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ा था तब भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। इसका सही उत्तर पियरे बोर्दियो हो जाएगा। पियरे बोर्दियो की बुक है डिस्टिंक्शन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बढ़िया प्रश्न है कि निम्न में से किस विचारक द्वारा आइडेंटिटी क्राइसिस की अवधारणा दी गई थी? निम्न में से किस विचारक द्वारा आइडेंटिटी क्राइसिस की अवधारणा दी गई थी? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो E. एरिक्सन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से यह किसने परिभाषित किया कि समुदाय वह सबसे छोटा समूह है
जो अपने में सामाजिक जीवन के सभी पक्षों को सम्मिलित करता है। किसने कहा था कि समुदाय वह सबसे छोटा समूह है जो अपने में सामाजिक जीवन के सभी पक्षों को सम्मिलित करता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा किंग्सले डेविस है। किंग्सले डेविस इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। सामाजिक प्रकार की अवधारणा को सबसे पहले किसने सूत्रबद्ध किया? सोशल फंक्शन के बारे में सबसे पहले बात किसने करी है? इसका जो सही उत्तर है वो इमाइल डर्कहाइम है। सबसे पहले इमाइल डर्कहाइम ने सोशल फंक्शंस के बारे में बताया है, सामाजिक प्रकार के बारे में बताया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि मैक्स वेबर से है कि मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति और सत्ता के बीच का अंतर किससे जुड़ा हुआ है? शक्ति और सत्ता के बीच का अंतर किससे जुड़ा हुआ है? रैशनैलिटी से, लेजिटिमेसी से, अकाउंटेबिलिटी से या फिर अपॉर्चुनिटी से? हम जानते हैं कि हमने सभी ने सत्ता की परिभाषा पढ़ी है कि शक्ति के वैध रूप को ही सत्ता कहते हैं, तो जाहिर सी बात है इसी स्टेटमेंट में ही इस प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो लेजिटिमेसी हो जाएगा, क्योंकि शक्ति का जब स्वरूप वैध हो जाता है तो उसे हम सत्ता कह देते हैं, और अगर वही अवैध शक्ति है तो उसे सिर्फ शक्ति कहेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। वेबर के अनुसार किसी राजा का राज्याभिषेक समारोह किस क्रिया का उदाहरण है? वेबर के अनुसार किसी राजा का राज्याभिषेक समारोह किस सामाजिक क्रिया का उदाहरण है? इसका सही उत्तर परंपरागत सामाजिक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि राजा के बाद उसके पुत्र का और पुत्र के बाद उसके पुत्र का जो राज्याभिषेक समारोह होता है वो परंपरागत सामाजिक क्रिया का एक उदाहरण माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पेरेटो के अनुसार, ये भी पेरेटो से प्रश्न है। पेरेटो से जैसा कि आप देख रहे हैं कई सारे प्रश्न आए हैं, तो मैं आशा करता हूं पेरेटो की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। पेरेटो के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प रेसिड्यूज या फिर अवशिष्ट चालक है? तो जैसा कि मैंने बताया था कि पेरेटो ने 6 तरीके के अवशिष्ट चालक बताए थे, जिसमें से एक है यौन संबंधी या कामुकता संबंधी अवशिष्ट चालक। तो इसका जो सही उत्तर है वो यौन संबंधी अवशिष्ट चालक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लघु तथा वृहद परंपराओं का प्रयोग किसने किया है? लिटिल ट्रेडिशन तथा ग्रेट ट्रेडिशन का प्रयोग किसने किया है? काफी ट्रिकी क्वेश्चन है ये, क्योंकि आपको तीनों ही देख करके लग रहा होगा कि तीनों ने ही तो इसके बारे में बताया है, लेकिन जो इसका सही उत्तर होगा वो मैकिम मैरियट हो जाएगा। मैकिम मैरियट इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, समाजशास्त्रीय कल्पना अवधारणा किस समाजशास्त्री से जुड़ी हुई है? यह भी हम लोगों ने अपने प्रैक्टिस एमसीक्यू सीरीज में लगाया हुआ है। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन अवधारणा किस समाजशास्त्री से जुड़ी हुई है? इसका जो सही उत्तर है वो हमारा चार्ल्स राइट मिल्स हो जाएगा, CW मिल्स, जिनकी बुक है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। बड़ी अच्छी सी किताब है, टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी आपको हमारे, आप वहां से उसे पढ़ सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरक्त नाते का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरक्त नाते का उदाहरण नहीं है? भाई बहन, पिता पुत्र, पति पत्नी या फिर माता पुत्री? तो जैसा कि देखने से ही पता चल रहा है कि ये और ये तीनों ही रक्त संबंधी होते हैं, लेकिन पति और पत्नी आपस में रक्त संबंधी या फिर समरक्तता का उदाहरण नहीं माना जाता। तो इसका सही उत्तर पति और पत्नी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक स्त्री का विवाह जो कि एक पुरुष के साथ जो कि नीची जाति का है को कहा जाता है। हमने विवाह के स्वरूप पढ़े थे कि विवाह 2 तरह का होता है, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। तो जब स्त्री का विवाह किसी नीची जाति के पुरुष के साथ होता है तो उसे हम प्रतिलोम विवाह कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। कौटुंबिक व्यभिचार निषेध जो कि 2 जनों के बीच विवाह को मना नहीं करता है। बहुत ही ध्यान से सुनेंगे प्रश्न को कि ऐसा टैबू, ये एक टैबू है जो कि 2 लोगों के बीच में विवाह को मना नहीं करेगा। तो हम जैसा कि इसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं कि माता पुत्र के बीच
हो नहीं सकता, भाई बहन के बीच नहीं हो सकता, और अगर एक गोत्र के स्त्री पुरुष हैं तो भी नहीं हो सकता। तो जो विकल्प हमारे पास बच रहा है वह एक ही जाति के स्त्री पुरुष हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जाति एक अंतर्विवाही समूह है, तो एक जाति के लोग आपस में विवाह कर सकते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो स्त्री एवं पुरुष जो कि एक ही जाति के हैं, ये इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्न में से किस जनजाति में तलाकशुदा स्त्री को बहुत ही आदर से देखा जाता है? निम्न में से किस ट्राइब में जो डाइवोर्सी महिला होती है उसको बहुत ही आदर की दृष्टि से देखते हैं? तो जब भी वैसे तो इस प्रश्न में एक से ज़्यादा विकल्प सही है, लेकिन सबसे पहला जो इसका विकल्प सही होता है वो हमारा मिर्ज़ापुर की कोरवा जनजाति है। मिर्ज़ापुर की कोरवा जनजाति में तलाकशुदा स्त्री को बहुत ही सम्माननीय दृष्टि से देखा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से कौन जिसने की नातेदारी के लिए भारत को 4 जोनों में बांट करके उसका अध्ययन किया है? यह भी हमारा प्रैक्टिस सेट में से प्रश्न है। निम्न में से कौन एक हैं जिन्होंने भारत में नातेदारी जोनों को 4 भागों में बांटा है? इसका सही जवाब इरावती कर्वे हो जाएगा। इरावती कर्वे के भी बहुत डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, आप इसे वहां जाकर के देख सकते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है, जो भी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो और लाइव लेक्चर सीरीज भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि विवाह से नातेदारी उत्पन्न होती है? निम्नलिखित में से ये किसने कहा कि विवाह से नातेदारी उत्पन्न होती है? ये तो एक कथन है, स्टेटमेंट एज इट इज, और ये कथन मैलिनोवस्की का है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 4 आश्रम व्यवस्था, जैसा कि हम जानते हैं हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। चूंकि भारतीय मनुष्य की आयु भारत में 100 वर्ष मानी गई है और जिसके कारण उन्हें 25-25 वर्षों के हिसाब से 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है। तो प्रश्न में ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें कि इन 4 आश्रमों के बारे में वर्णन किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ऋग्वेद, जबोला उपनिषद, सामवेद या फिर अत्रैया ब्राह्मण। इसका जो सही विकल्प है वो जबोला उपनिषद है। जबोला उपनिषद में 4 तरीके के आश्रमों का उल्लेख देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रवाद को मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से निम्न में से किसने अध्ययन किया है? बहुत ही सरल सवाल है, यह भी हम लोगों ने अपने प्रैक्टिस एमसीक्यू सीरीज में लगाया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्षय कुमार रमनलाल देसाई। AR देसाई इनको शॉर्ट में कहते हैं। AR देसाई ने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से राष्ट्रवाद का अध्ययन किया है। इनकी पुस्तक भी है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है या फिर गलत है? द इंडियन विलेज एस.सी. दुबे की पुस्तक है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन टी.के. ओमेन की पुस्तक नहीं है बल्कि योगेंद्र सिंह की पुस्तक है। तो इसका मतलब ये वाला जोड़ा हमारा गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस में कुल नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस में कुल नहीं पाया जाता है? इसका जो सही उत्तर है वो कादर है। कादर एक जनजाति है जहां पर कुल नहीं पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी शिक्षा व्यवस्था वैज्ञानिक विकास को बढ़ावा देती है? निम्न में से कौन सी शिक्षा व्यवस्था वैज्ञानिक विकास को बढ़ावा देती है? आपका ऑप्शन है रियलिस्टिक एजुकेशन, आइडियलिस्टिक एजुकेशन, नेचुरलिस्टिक एजुकेशन या फिर स्पिरिचुअलिस्टिक एजुकेशन। इसका जो सही उत्तर है वो हमारा रियलिस्टिक एजुकेशन है। रियलिस्टिक एजुकेशन में ही वैज्ञानिक विकास को बढ़ावा दिया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा संस्कार करने के पश्चात कुछ जातियों को उसके आधार पर उनका दूसरा जन्म कहते हैं? कौन सा ऐसा संस्कार है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार 16 संस्कार होते हैं।
उसमें से तो इसका सही आंसर है उपनयन संस्कार, क्योंकि उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार से ही हम ऐसा मानते हैं कि इसके आधार पर हम द्विज हो जाते हैं, क्योंकि जैसा कि गीता में एक श्लोक है, जन्मतः जायते शूद्रः, जन्म से सभी शूद्र जन्म लेते हैं और यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार के द्वारा उन्हें दूसरा जन्म मिलता है, जिसके कारण उन्हें द्विज जातियां कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो उपनयन संस्कार होगा। बाकी के और भी जो 16 संस्कार हैं वो आपको पढ़ने चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? 2011 की सेंसस से पिछली बार बहुत प्रश्न नेट में भी पूछे गए थे और आगे भी संभावना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर है 80.15%, 82.14%, 65.46% या फिर 75.11%। इसका जो सही उत्तर है वो 82.14% है, 82.14%। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में विवाह एवं परिवार पुस्तक के लेखक कौन हैं? मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? बिल्कुल सही जवाब, आसान सा प्रश्न है। इसके जो सही जवाब है वो है के.एम. कपाड़िया। के.एम. कपाड़िया ने भारत में विवाह एवं परिवार नामक पुस्तक लिखी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? 2005, 2006, 2007 या फिर नन ऑफ दीज? इसका जो सही जवाब है वो 2005 है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में पारित हुआ था, जिसमें सभी को रोजगार दिलाने के बारे में ग्रामीण क्षेत्रों में पहल की गई थी सरकार के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कितनी है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कितनी है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा वो हमारा 8.6 हो जाएगा। 8.6 इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न एक पुस्तक से है। कास्ट एंड द इकोनॉमिक फ्रंटियर पुस्तक के लेखक कौन थे? कास्ट एंड द इकोनॉमिक फ्रंटियर पुस्तक के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन हैं आर.के. मर्टन, पी.वी. यंग, एफ.जी. बेले या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो पुस्तक है ये एफ.जी. बेले के द्वारा लिखी गई है। एफ.जी. बेले इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगले भी प्रश्न एक पुस्तक से है कि कास्ट इट्स 20th सेंचुरी अवतार पुस्तक के संपादक कौन है? ध्यान रहे पुस्तक का संपादक पूछा गया है, लेखक नहीं। कास्ट इट्स 20th सेंचुरी अवतार पुस्तक के संपादक कौन थे? इसका जो सही उत्तर है वो हमारा एम.एन. श्रीनिवास है। एम.एन. श्रीनिवास ने कास्ट इट्स 20th सेंचुरी अवतार पुस्तक का संपादन किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। टिपिफिकेशन बहुत ही आसान सा सवाल है, हमने लाइव लेक्चर सीरीज में फिनोमेनोलॉजी के लेक्चर में पढ़ा हुआ है इसको। टिपिफिकेशन दिए गए विकल्पों में से किसके साथ संबंधित है? तो हमें पता है कि टिपिफिकेशन या वस्तुकरण हिंदी में जिसे कहते हैं ये फिनोमेनोलॉजी के साथ संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अर्बनाइजेशन इज अ वे ऑफ लाइफ प्रैक्टिस सीरीज से प्रश्न है। अर्बनाइजेशन इज अ वे ऑफ लाइफ, नगरीकरण एक जीवन शैली है, यह कथन किसका था? इसको हम लोगों ने लगाया है। ये कथन लुईस वर्थ का है, लुईस वर्थ का। आगे बढ़ेंगे। भारत में अति पिछड़ी जनजाति समूहों की संख्या कितनी है? अति पिछड़ी जनजाति समूहों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है 75। 75 अति पिछड़ी जनजाति समूह हैं भारत में। अगले प्रश्न की तरफ। द जर्मन आइडियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? द जर्मन आइडियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो सही उत्तर है वो मार्क्स हो जाएगा, कार्ल मार्क्स।
और ध्यान रहे, अगर जर्मन आइडियोलॉजी के आगे से दा निकाल देंगे तो इस पुस्तक का लेखक बदल जाएगा। अब क्या होगा वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। किसने कहा आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है? लाइव लेक्चर सीरीज से प्रश्न है। किसने कहा आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है? इसका जो सही उत्तर है वो हमारा एमाइल डुर्कहाइम हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक किसकी है? व्हाट इज सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र क्या है? यह पुस्तक किसने लिखी है? आंद्रे बेत्ते, सोरोकिन, एलेक्स इंकेल्स या फिर पी जिन्सबर्ग? इसका जो सही उत्तर है वो एलेक्स इंकल्स है। एलेक्स इंकल्स ने व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक की रचना करी है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। यह किसने कहा कि वैज्ञानिक सत्य की उपादेयता में विश्वास प्रकृति से व्युत्पन्न नहीं हुआ है, बल्कि ये तो कुछ निश्चित संस्कृतियों का परिणाम है? ये किसने कहा है कि वैज्ञानिक सत्य की उपादेयता में विश्वास प्रकृति से व्युत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि ये तो निश्चित संस्कृतियों का परिणाम है? इसका जो सही उत्तर है वो मैक्स वेबर है। इसका सही उत्तर मैक्स वेबर है और इसको मर्टन ने अपनी पुस्तक में कॉइन भी किया है, कोट भी किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। टोडा, कोटा और खासा, ये जो तीन जनजातियां हैं, इनमें कौन सा विवाह प्रचलित है? टोडा, कोटा और खासा, इन तीनों जनजातियों में कौन सा विवाह प्रचलित है? इसका सही उत्तर है बहुविवाह। एक से ज़्यादा शादियां करने का रिवाज है यहाँ पर, जिसे कि हम बहुविवाह भी कहते हैं। तो उसका जो सही उत्तर है वो बहुविवाह है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। समूह, किसी समूह का अनुकरण करते हुए जब एक व्यक्ति अपने मूल्यों, विश्वासों, अभिवृत्ति और व्यवहार को उस समूह के अनुसार ढालता है तो उस समूह को हम क्या कहते हैं? समुदाय, पीयर समूह, संदर्भ समूह या फिर अंतः समूह? जिसका सही विकल्प है हमारा वो संदर्भ समूह हो जाएगा, रेफरेंस ग्रुप थ्योरी, जो कि रॉबर्ट किंग मर्टन ने भी बताई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। किसने वर्ग को शासकीय अभिजन और अशासकीय अभिजन, शासनिक अभिजन या अशासनिक अभिजन के रूप में किसने विभाजित किया है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में एक वीडियो से कितने सारे प्रश्न आ सकते हैं। जो इसका सही उत्तर है वो विल्फ्रेडो पेरेटो हो जाएगा। विल्फ्रेडो पेरेटो की वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है उसे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। माता पिता और बच्चे के बीच सामाजिक वर्ग स्थिति की तुलना क्या कहलाती है? अंतःपीढ़ी गतिशीलता, अंतरपीढ़ी गतिशीलता, खुली गतिशीलता या फिर बंद गतिशीलता? इंट्राजनरल मोबिलिटी, इंट्राजनरेशनल मोबिलिटी, इंटरजनरेशनल मोबिलिटी, ओपन मोबिलिटी या फिर क्लोज्ड मोबिलिटी? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा इंटरजनरेशनल मोबिलिटी हो जाएगा, अंतरपीढ़ी गतिशीलता। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था? अनुसूचित जाति का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था? इसका सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935 में, 1935 में सबसे पहले अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, अपनी संस्कृति का श्रेष्ठ मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अपने संस्कृति का श्रेष्ठ मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अब हिंदी में इसे स्वहित केंद्रवाद लिखा गया है, जबकि इसका सही टर्म नृजाति केंद्रवाद या फिर नृजाति केंद्रिता होना चाहिए था। तो इसके लिए आपको इंग्लिश का जो पोर्शन है उसका सहारा लेना पड़ेगा। तो उसका सही उत्तर एथनोसेंट्रिज्म हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। शिक्षा, संगठन और आंदोलन का मंत्र किसने दिया था? शिक्षा, संगठन और आंदोलन का मंत्र किसने दिया था? इसका जो सही उत्तर है वो है
भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने EAO की जो एक समीकरण था वो बताया था, जो कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि से रिलेट कराया था इन्होंने। तो इसका जो सही उत्तर है वो BR अंबेडकर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। SC दुबे ने किस पुस्तक में भारतीय ग्रामीण संरचना की व्याख्या की है? इसका जो सही उत्तर है वो हमारा इंडियन विलेज हो जाएगा, भारतीय ग्राम, जिसमें कि उन्होंने शमीरपेट गांव का अध्ययन किया है SC दुबे ने। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। जाति के प्रजातीय सिद्धांत के मुख्य समर्थक कौन हैं? जाति के प्रजातीय सिद्धांत के मुख्य समर्थक कौन हैं? होकार्ट और सेनार्ट, हर्बर्ट रिजले, JH हट्टन या फिर GS घुरिये? इसका जो सही जवाब है वो हर्बर्ट रिजले है। हर्बर्ट रिजले ने जाति के प्रजातीय सिद्धांत के बारे में बताया था, जिसमें कि इन्होंने संपूर्ण मानव जाति को 3 प्रजातियों में बांटा था, कॉकेशॉइड, मंगोलॉयड और नीग्रोइड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान है। प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी है? आप सब जानते हैं, MN श्रीनिवास। मैसूर नरसिम्हाचार्य राव श्रीनिवास ने डोमिनेंट कास्ट का एक्सप्लेनेशन दिया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसने कहा कि मस्तिष्क, स्व, समाज आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं? यह आप लाइव लेक्चर सीरीज में पढ़ चुके हैं। इसका सही जवाब जॉर्ज हर्बर्ट मीड है। मस्तिष्क, स्व और समाज आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित है, या जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने कहा था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बर्जर और लुकमैन का विश्लेषण मुख्यतः किस पर आधारित है? बर्जर और लुकमैन का विश्लेषण मुख्यतः किस पर आधारित है? जिसका सही जवाब है वो है कॉमन सेंस वर्ल्ड पर। कॉमन सेंस वर्ल्ड पर इसका सही जवाब हो जाएगा। बट साथ ही साथ एक बात और कि बर्जर लुकमैन की जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, जिसको कि आप पढ़ सकते हैं, जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको आसानी से मिल जाएगी फाइल सेक्शन में, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। इरावती कर्वे ने भारत में नातेदारी व्यवस्था की भिन्नता को स्पष्ट करने के लिए भारत को कितने भागों में विभाजित किया है? जैसा कि मैंने बताया कि पैरेटो वाली वीडियो से और इरावती कर्वे वाली वीडियो से कई सारे प्रश्न आए हैं पेपर में, तो अगर आपने ये दोनों वीडियो ढंग से देखी होंगी तो संभावना है कि आपके कई सारे प्रश्न सही हुए होंगे। तो जो इसका सही जवाब है वो हमारा 4 हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने 4 जोन्स में बांटा था। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। यह सुझाव किसने दिया कि ग्रामों को अपनी आवश्यकताओं का निर्णय करने के लिए उन्हें शक्ति प्रदान करनी चाहिए? इसका जो सही जवाब है वो बलवंत राय मेहता समिति है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से जुड़ा हुआ है, जो कि इसके बाद में आया। तो ग्रामों को अपनी आवश्यकताओं का निर्णय लेने के लिए उन्हें शक्ति प्रदान करनी चाहिए, ये सुझाव था बलवंत राय मेहता कमेटी का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक क्रांति का मुख्य कारण क्या हो सकता है? कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक क्रांति का मुख्य कारण क्या है? इसका जो सही जवाब है वह है उत्पादन शक्तियों और उत्पादन के संबंधों के बीच असामंजस्य। पावर ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन के बीच में जब असामंजस्य हो जाता है तो वहां पर वो वर्ग संघर्ष का या फिर क्रांति का मुख्य कारण बन जाता है, ऐसा मार्क्स का मानना है। तो इसका 4th वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है और प्रैक्टिस सीरीज का भी है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? भारत परंपरा का आधुनिकीकरण पुस्तक के लेखक कौन है? हाल ही में इनका निधन भी हुआ है, जिनका नाम योगेंद्र सिंह जी है। योगेंद्र सिंह इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आदर्श प्रारूप क्या है? एक सामाजिक उपकरण, सामूहिक विधि, केवल एक विधि या फिर तुलनात्मक अध्ययन के लिए एक विधि?
इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो तुलनात्मक अध्ययन के लिए एक विधि है, हम जिसमें कि सभी की कुछ कुछ क्वालिटीज़ निकाल करके उसे जज करते हैं और दोनों को कंपैरिजन करते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो आदर्श प्रारूप एक तुलनात्मक अध्ययन के लिए एक प्रयोग की जाने वाली विधि है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पूर्व औपनिवेशिक चरण आत्मनिर्भरता का था, जबकि औपनिवेशिक चरण डैश वाला कहा जाता है। आपको इसमें सही शब्द का चयन करना है खाली स्थान के लिए। आपके ऑप्शन है निर्भरता या निर्भरता नहीं, पूर्व निर्भरता या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो हमारा निर्भरता हो जाएगा। पूर्व औपनिवेशिक चरण आत्मनिर्भरता का था, जबकि औपनिवेशिक चरण निर्भरता वाला कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा निर्भरता हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। यह किसने कहा, बहुत ही आसान सा सवाल है, यह किसने कहा कि वर्तमान विश्व धीरे धीरे एक वैश्विक ग्राम हो रहा है। ग्लोबल विलेज की अवधारणा सिंपल पूछ रहे हैं, किसने दी है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो मार्शल मैक्लुहन हो जाएगा। इन्होंने ही ग्लोबल विलेज की अवधारणा दी थी और कहा था कि धीरे धीरे अब जो वर्तमान विश्व है वो धीरे धीरे एक वैश्विक ग्राम बनता जा रहा है, कोई भी बाउंड्रीज इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो मार्शल मैक्लुहन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसे पवित्र जनेऊ पहनने का अधिकार हो, जिसको यज्ञोपवीत भी कहते हैं, जिसे पवित्र जनेऊ पहनने का अधिकार हो उसे कहा जाता है। इसका सही उत्तर द्विज हो जाएगा। द्विज का अर्थ जैसे मैंने अभी ऊपर वाले प्रश्न में बताया था, द्विज का मतलब होता है दूसरा जन्म। जन्म से सभी शूद्र जन्म लेते हैं और बाद में उनका संस्कार, उपनयन संस्कार करके उन्हें द्विज बना दिया जाता है, जो कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो ऊपर के 3 वर्ण थे जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आते हैं, वो तीनों द्विज जातियों के अंतर्गत आते थे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है कि लुई ड्यूमो के लिए वैचारिकी क्या है। लुई ड्यूमो के लिए वैचारिकी क्या है। आपके विकल्प हैं केवल एक धारणा, विचारों और मूल्यों का एकीकृत रूप, एक रुचिकर क्षेत्र या फिर भारतीय समाजशास्त्र का एक भाग। इसका सही जवाब हो जाएगा विचारों और मूल्यों का एकीकृत रूप। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। एम.एन. श्रीनिवास अपने देशवासियों को पश्चिमी पुस्तकों अथवा स्वदेशी पवित्र धार्मिक पुस्तकों के आधार पर नहीं बल्कि सीधे सीधे डैश से समझना चाहते थे। आपके विकल्प हैं समुदाय से, अनुसंधान से, प्रत्यक्ष क्षेत्र अध्ययन और अनुभव से या फिर अवधारणात्मक यंत्र से। इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा प्रत्यक्ष क्षेत्र अध्ययन और अनुभव हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, टेक्नोलॉजी इज द व्हील ऑफ सोसाइटी किसने कहा है। ये एज इट इज लाइन हमें लिखी नहीं मिली है, अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका उत्तर बताइएगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर अभी हमने नहीं दिया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आखिरी प्रश्न है, 100वां प्रश्न है, हमने 100 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्टडीज इन गांधीज्म नामक पुस्तक की रचना किसने करी है। स्टडीज इन गांधीज्म नामक पुस्तक की रचना किसने करी है। आपके ऑप्शन है के.एल. शर्मा, जयप्रकाश नारायण, एन.के. बोस या फिर डी.पी. मुखर्जी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा वो एन.के. बोस है, निर्मल कुमार बोस। ये हमारे आज 100 प्रश्न थे जो कि छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस जो कि छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम में आए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, टेलीग्राम पेज और हमारा ईमेल आईडी। आप वहाँ पर हमें मैसेज कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस परीक्षा में सफल होंगे और जल्दी ही एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सुशोभित होंगे। धन्यवाद।